हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो अपना लेसन चल रहा है पोषक तत्वों के बारे में। कल अपन ने पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ लिया। आज अपन इनके बारे में जानते हैं एक एक के बारे में, कौन सा पोषक तत्व क्या है, किससे किसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो पोषक तत्व वैसे कि दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको। आधारभूत पोषक तत्व जिन्हें संरचनात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है, और इन्हें अखनिज पोषक तत्व भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं खनिज पोषक तत्व। खनिज पोषक तत्व के अंदर दो प्रकार बताए थे मैंने, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व के अंदर भी दो बताए थे मैंने आपको, प्राथमिक, द्वितीयक या गौण पोषक तत्व। तो अपन आज पढ़ेंगे आधारभूत पोषक तत्व क्या होता है। आधारभूत पोषक तत्व वे होते हैं जो पोषक तत्व पौधे की ऊतक का निर्माण करके पौधे की आधारीय संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें आधारभूत पोषक तत्व कहा जाता है। तो अपन आज उनके बारे में पढ़ेंगे। आधारभूत पोषक तत्व या संरचनात्मक एक ही बात है। तो अपन पढ़ेंगे पोषक तत्वों के प्रकार, जिनमें अपन पहले पढ़ेंगे आधारभूत पोषक तत्व। आज अपन पहले पढ़ेंगे आधारभूत पोषक तत्व। आधारभूत पोषक तत्व होता क्या? वे पोषक तत्व जो कि पौधे में ऊतकों का निर्माण करके पौधे की आधारीय संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, आधारीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें आधारभूत पोषक तत्व कहा जाता है। वे पोषक तत्व जो पौधों में ऊतकों का निर्माण कर ऊतकों का निर्माण कर आधारीय संरचना का निर्माण करते हैं। उन्हें आधारभूत पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व एक ही बात है। कहा जाता है। ये हुई आधारभूत पोषक तत्व की डेफिनेशन। वे पोषक तत्व जो पौधों में ऊतकों का निर्माण कर आधारीय संरचना का निर्माण करते हैं, उन्हें आधारभूत पोषक तत्व या संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। अब ये मैंने आपको बताए थे, ये होते हैं CHO। ये होते हैं CHO। C होती है 45% वायुमंडल में, H होती है जी 6% और O होती है 45%। तो ये टोटल होती है 96%। ये होते हैं आधारभूत पोषक तत्व, जिन्हें अपन संरचनात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। CHO, C होती है 45%, H होती है 6%, O होती है 45%, टोटल होती है 40%। आधारभूत पोषक तत्वों की वायुमंडल में प्रतिशतता 96% होती है। अब अपन इनके बारे में पॉइंट लिखेंगे क्या क्या होते हैं। ये पोषक तत्व पौधों को जल तथा वायु से ही प्राप्त होते हैं, तो इनके बारे में पॉइंट लिख लो। पौधों को जल तथा वायु से प्राप्त होते हैं।
नंबर दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, ये पोषक तत्व किसी खाद्य उर्वरक द्वारा नहीं दिए जा सकते। इसके अंदर दो पॉइंट हो गए, ये पोषक तत्व पौधों को जल तथा वायु से ही प्राप्त होते हैं, ये पोषक तत्व खाद्य तत्व और उर्वरक से प्राप्त उर्वरक द्वारा नहीं दिए जा सकते, इसलिए इन्हें अखनिज पोषक तत्व कहा जाता है। और ये पोषक तत्व मृदा में प्राप्त नहीं किए, मृदा से प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। तीसरा पॉइंट अपन लिखेंगे इसके बारे में, ये पोषक तत्व मृदा से प्राप्त नहीं किए जाते, मृदा से प्राप्त नहीं किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अखनिज पोषक तत्व भी कहा जाता है। अखनिज ये हो गए आधारभूत पोषक तत्व, अखनिज पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व, तीनों एक ही बात है। तो ये हो गया अपने अखनिज पोषक तत्व क्या, अपन जानेंगे खनिज पोषक तत्व क्या है। तो अगले लिखते हैं अपन खनिज पोषक तत्व के बारे में। खनिज पोषक तत्व के बारे में लिखें। खनिज पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व पौधे को मृदा से प्राप्त किए जाते हैं तथा इन्हें खाद्य और उर्वरकों द्वारा दिया जाता है। तो ये पोषक तत्व होते हैं जो मृदा से प्राप्त होते हैं और इन्हें खाद्य और उर्वरक द्वारा दिया जा सकता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख लें, ये पोषक तत्व मृदा से प्राप्त किए जाते हैं। तथा इन्हें खाद्य और उर्वरकों द्वारा दिया जाता है। खनिज पोषक तत्व, ये पोषक तत्व मृदा से प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें खाद्य और उर्वरकों द्वारा दिया जाता है, इन्हें खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। इन्हें खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है गाइस, अपन देखेंगे, अपन ने पढ़े थे ये दो प्रकार के होते हैं खनिज पोषक तत्व। पहला पढ़ा अपन ने मुख्य पोषक तत्व, और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व।
ये दो होते हैं जो अपन पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे मुख्य पोषक तत्व के बारे में। मुख्य पोषक तत्व क्या होता है, कितने होते हैं वो जाने। मुख्य पोषक तत्व भी दो प्रकार के होते हैं। तो अब पढ़ेंगे अपन मुख्य पोषक तत्व के बारे में। तो खनिज पोषक तत्वों का एक पहला रूप पढ़ रहे हैं अपन, मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक पोषक तत्व, और दूसरा होता है द्वितीयक या गौण पोषक तत्व, जिसे अपन गौण पोषक तत्व भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया जेड के अंदर गौण पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना है। गौण पोषक तत्व कौन सा है जिसे अपन द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है। अपन पढ़ेंगे प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में अपन पढ़ेंगे प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। एनपीके प्राथमिक पोषक तत्व है। अपन पढ़ेंगे प्राथमिक पोषक तत्व। अब प्राथमिक पोषक तत्व में एन, पी और के, इन तीनों के बारे में अपन प्राथमिक पोषक तत्व पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व में आते हैं सी, एम, जी, एस। इन तीन के बाद में अपन द्वितीय पोषक तत्व में पढ़ेंगे। लेकिन गाइस अभी अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में अपन पहला पढ़ते हैं नाइट्रोजन। इसके अंदर अपन पहला पढ़ेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में अपन जानेंगे दोस्तों आज कि नाइट्रोजन क्या है क्या नहीं है। तो नाइट्रोजन मृदा में स्रोत, मैंने आपको ये वर्गीकरण आपको इसमें बहुत काम देगा। नाइट्रोजन का मृदा में स्रोत कार्बनिक पदार्थ होता है। नाइट्रोजन का मृदा में स्रोत कार्बनिक पदार्थ। नाइट्रोजन के स्रोत मैंने कल आपको वर्गीकरण जब पढ़ाया था उसमें बताया था, नाइट्रोजन सल्फर का स्रोत बताया था कार्बनिक पदार्थ। अब अपन इसमें आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन के कार्य क्या है। नाइट्रोजन के कार्य नंबर 1, नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि में सर्वाधिक भाग लेता है। तो नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है या क्लोरोफिल तथा पोरफायरिन के निर्माण में भी सहायक होता है। क्लोरोफिल तथा पोरफायरिन रिंग के निर्माण में सहायक। अब पोरफायरिन रिंग क्या है वो बताऊं मैं आपको, बता दूं पोरफायरिन रिंग क्या है। ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के चारों ओर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ये है क्लोरोफिल या पोरफायरिन रिंग।
इसके निर्माण में सहायक होता है पोरफायरिन रिंग। नाइट्रोजन इसके निर्माण में सहायक होता है पोरफायरिन रिंग के में, और यह है प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के निर्माण में भी सहायक होता है। तो इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, प्रोटीन तथा अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक। प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है। यह पत्ती वाली व सब्जियों तथा चारे वाली फसलों में, पत्ती वाली सब्जी तथा चारे वाली फसलों के लिए गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व है। यह है पत्ती वाली सब्जियों तथा चारे वाली फसलों के लिए, चारे वाली फसलों के लिए गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व है। गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व है। यह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन चारे वाली व पत्ती वाली सब्जियों के लिए गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व माना गया है। अपन देखते हैं कमी के लक्षण। कमी के लक्षण क्या होते हैं नाइट्रोजन की? मैंने आपको कल बताया था, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर ही दिखाई देंगे तथा संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है। ये मैंने आपको कल बताया था, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती, संपूर्ण पुरानी पत्ती पीली पड़ जाती है। पीली पड़ जाती है। ये है लक्षण। अब देखिए कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। नाइट्रोजन की कमी से दो रोग होते हैं, फसलों का स्टार्वेशन रोग और फूलगोभी में बटनी। अपन वो भी देखेंगे, कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग, नाइट्रोजन की कमी से पहला रोग होता है फसलों का स्टार्वेशन, फसलों में स्टार्वेशन रोग, स्टार्वेशन रोग। और दूसरा होता है फूलगोभी में बटनी, भूरापन जिसे बोलते हैं अपन, फूलगोभी में बटनी। ये नाइट्रोजन की कमी से होते हैं। और नाइट्रोजन की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं? नाइट्रोजन की अधिकता से एक तो होता है होलो हर्ट, और एक होता आलू में होलो हर्ट और फूलगोभी में होलो स्टेम। तो वो भी अपन देखेंगे अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है। नाइट्रोजन ही चल रहा अपना, अधिकता से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं। होने वाले रोग, नाइट्रोजन की अधिकता से पहला तो होता है
फूल गोभी में होलो स्टेम, फूल गोभी में होलो स्टेम, और दूसरा होता है आलू में होलो हार्ट, होलो हार्ट। ये दो अधिकता से मेनली रोग होते हैं, और नोट करके लिख लो आप। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके द्वारा होता है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग O2 की कमी के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, और आलू में होलो हार्ट जो होता है वो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। ये चीज अपन को इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिखनी है कि आलू के अंदर होलो हार्ट जो हो रहा है, ब्लैक हार्ट जो हो रहा है, वो तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होगा। होलो स्टेम जो होगा, होलो जो हार्ट होगा, वो होगा आलू में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो आलू में ये अधिकता से और कमी से ये रोग होते हैं। अपन पढ़ेंगे आलू में नाइट्रोजन की अधिकता से कौन कौन सी हानियां होती हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन हानियां, नाइट्रोजन की अधिकता से कौन कौन सी हानियां होती हैं वो अपन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन की अधिकता से वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है। वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने के कारण वायु की अगर गति थोड़ी सी भी तेज है तो फसल गिर जाती है, जिसे अपन क्रॉप लेगिंग भी कहा जाता है। तो नाइट्रोजन की अधिकता, नाइट्रोजन अधिकता से वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है। वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है जिससे वायु की गति तेज होने पर फसलों का गिरना, फसलें गिर जाती हैं जिससे क्रॉप लेगिंग कहा जाता है। फसलों का गिरना, क्रॉप लेगिंग होता है। ये हानि है मेनली, अधिकतर बहुत ज्यादा हानि यही होती है कि फसलों से नाइट्रोजन की अधिकता से फसलों में वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, जिससे कि वायु की गति तेज होने पर फसलें गिर जाती हैं, जिसे अपन क्रॉप लेगिंग कहा जाता है, फसलों का गिरना कहा जाता है। और दूसरी, नाइट्रोजन की अधिकता से नाइट्रोजन की अधिकता होती है तो रोगों का बढ़ावा मिलता है। नाइट्रोजन की अधिकता से रोगों का प्रकोप अधिक होता है, क्योंकि मीठापन ज्यादा होता है नाइट्रोजन के अंदर। नाइट्रोजन से रोगों का प्रकोप अधिक होता है, रोगों या कीटों का प्रकोप अधिक होता है, रोगों या कीटों का प्रकोप अधिक
प्रोटीन के अंदर एक पॉइंट लिख लो स्टार लगा के, प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% पाई जाती है। ये चीज गाइस ध्यान रखने वाली चीज है, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी। प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% पाई जाती है, डबल एरो करके लिख लेना। तो ये होता है अपना नाइट्रोजन। अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ किन में टूटते हैं, पॉलीपेप्टाइड में टूट ले, पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्लों में बदलते, वो अपन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जैसे अपन बोलते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, या अपन इसे बोल सकते खनिजीकरण। ये भी अपन इसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ही बात है। अब अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण। नाइट्रोजन मृदा में मिलता है कार्बनिक पदार्थों के रूप में। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है एमिनो अम्लों में, पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड का अपघटन होता है एमिनो अम्लों में। एमिनो अम्लों का अपघटन होता है अमोनिया में, NH4+ में। NH4+ का अपघटन होता है N2O- NO2- में। NO2 का NO3- और NO3 का N2O गैस। ये होता है अपघटन। अपन जानेंगे थोड़ा सा छोटा हो गया तो अपन इनको एरो और इनको छोटा कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। कार्बनिक पदार्थ बदलेंगे पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल बदल जाएंगे NH4+ में। अमोनिया बदल जाएगी NO2- बदल जाएगी नाइट्रेट में, NO3 में, और NO3 बदल जाएगी N2O गैस में। यह होता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, खनिजीकरण। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्लों में बदलना, अमीनिफिकेशन कहलाता है। अमीनिफिकेशन। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्लों में बदलना अमीनिफिकेशन कहलाता है। एमिनो अम्लों से अमोनिया में बदलना अमोनिफिकेशन कहलाता है। अमोनिफिकेशन। ये चीज ध्यान रखनी है। अमोनिफिकेशन। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्लों में बदलना अमीनिफिकेशन। एमिनो अम्लों से अमोनिया में बदलना अमोनिफिकेशन। अमीनिफिकेशन जो है वो खनिजीकरण का प्रथम चरण होता है। अमीनिफिकेशन जो है वो खनिजीकरण का प्रथम चरण होता है। और अमोनिया से नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन। ये चीज ध्यान रखनी है। अमोनिया से नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। एमिनो अम्लों से अमोनिया में बदलना एमोनिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन जो होता है वो खनिजीकरण का अंतिम चरण होता है। अंतिम चरण।
इसके लिए कुछ तापमान फिक्स किया है और पीएच फिक्स किया है। इसके लिए तापमान है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके लिए पीएच भी फिक्स किया गया। पीएच है 6.5 से 7.5 या 8.5। रेशो में पूछे तो 6.5 से 7.5 और वैसे अंतराल नहीं देके सीधा पूछे तो सीधा आंसर जाएगा 8.5 पीएच। ठीक है गाइस। और अब नाइट्रेट से N2 गैस में बदलना कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जो अवायवीय दशा में होता है। डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है अवायवीय दशा में होता है। डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है वो अवायवीय दशा में होता है। अवायवीय दशा क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में जो होता है वो अवायवीय दशा होता है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना अपन को, एक चीज ध्यान रखनी, अमोनिया से N2 गैस में कौन सा बैक्टीरिया द्वारा चेंज किया जाता है? अमोनिया से N2 गैस में अगर कोई बदल रहा है तो वो है नाइट्रोसोमोनास बैक्टर। कौन सा बैक्टर है गाइस? नाइट्रोसोमोनास। अमोनिया से N2 गैस में नाइट्रोसोमोनास बैक्टर द्वारा बदला जाता है। N2 गैस से NO2 माइनस से NO3 में, अमोनिया से NO2 माइनस में बदलना नाइट्रोसोमोनास का काम होता है। NO2 से NO3 नाइट्रेट में बदलने का काम होता है नाइट्रोबैक्टर का। ये होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर का। और नाइट्रेट से N2 गैस में बदलने का काम होता है दो बैक्टीरिया, बैसिलस और स्यूडोमोनास। बैसिलस और स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास ये दो बैक्टीरिया हैं, ये तीन बैक्टीरिया इनको बदलते हैं। अमोनिया से N2O माइनस में बदलने का काम करता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोमोनास NO2 माइनस से NO3 माइनस में बदलने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रेट से N2 गैस में बदलने का काम करता है स्यूडोमोनास और बैसिलस। स्यूडोमोनास और बैसिलस। तो गैस ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए, कौन सा बैक्टीरिया कहां से कहां बदलता है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। एमिनिफिकेशन क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। एमिनिफिकेशन कौन किस से किस में बदल रहा है, ये सब अपने को ध्यान रखने वाली बात है। नाइट्रिफिकेशन अंतिम चरण होता है और डीनाइट्रिफिकेशन जो कि अवायवीय दशा में होता है। ठीक है, अंतिम चरण के लिए कुछ तापमान और कुछ पीएच फिक्स किया गया है जो मैंने आपको बता दिया। अब अपन थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। इनके बारे में अपन इनको समझ तो गए लेकिन अब इनके बारे में लिखते हैं। पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्लों को बदलना एमिनिफिकेशन कहलाता है। इनके बारे में लिख लेते हैं अपन थोड़ा बहुत। अपन ने नाइट्रोजन के स्थिरीकरण देखा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में पहला आया था पॉलीपेप्टाइड का एमिनो अम्लों में बदलना, क्या कहलाता है? अमीनिफिकेशन। पॉलीपेप्टाइड का अमीनो अम्लों में बदलना, बदलना क्या कहलाता है गाइस? अमीनिफिकेशन। ठीक है गाइस। और दूसरा पॉइंट आता है
एमिनो अम्लों का अमोनियम बदलना, एमिनो अम्लों का अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है? अमोनिफिकेशन। अमोनिया में बदलना अमोनिफिकेशन कहलाता है। अमोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। और जो कि कार्बनिक पदार्थ या खनिजीकरण का प्रथम, कार्बनिक पदार्थ और खनिजीकरण का प्रथम चरण कौन सा? नाइट्रिफिकेशन। तो अपन पढ़ेंगे नाइट्रिफिकेशन क्या है। अमोनिफिकेशन पढ़ लिया अपन ने। अमोनिफिकेशन, अमीनिफिकेशन जो है, अमीनिफिकेशन नाइट्रोजन स्थिरीकरण या खनिजीकरण का प्रथम चरण है। तो ये पॉइंट है, इनको भूलना नहीं है गाइस। पॉलीपेप्टाइड से एमिनिफिकेशन, एमिनो अम्लों से अमोनियम अमोनिफिकेशन, अमीनिफिकेशन जो है वो स्थिरीकरण या खनिजीकरण का प्रथम चरण होता है। और अमोनिया से नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, जो कि अंतिम चरण होता है। अमोनिया से नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियो ला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, जो कि अंतिम चरण होता है, जो कि खनिजीकरण का अंतिम चरण होता है। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने लोगों तक हम पहुंच पाएंगे और उतने लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें, जिससे कि हमें भी पढ़ाने में थोड़ा मजा आए। ठीक है गाइस। और अपन पढ़ते नाइट्रेट से नाइट्रोजन का H2O गैस NO2 गैस में बदलना। नाइट्रेट से नाइट्रोजन का N2O गैस में बदलने की क्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। यह है नाइट्रेट NO3 माइनस नाइट्रेट से नाइट्रोजन का N2 नाइट्रेट से N2O गैस में बदलना। डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। जो कि अवायवीय दशा में होता है। मैंने आपको बताया वायु जहां नहीं होती, अवायवीय दशा में होता है। वायु रहित स्थान जो होता है उसे अवायवीय दशा बोलते हैं। तो आज अपन ने नाइट्रोजन के बारे में पूरा पढ़ा। कल से अपन और NP फास्फोरस पोटेशियम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन बड़ा था इसलिए मैंने एक क्लास ओनली नाइट्रोजन की लगाई है आपके लिए बस। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जगह इसी टाइम। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताना भी ना भूलें। जो भी 11th 12th के अंदर अभी पढ़ रहा है, जो सोच रहा है कि मैं जेड की तैयारी करने कहीं जाऊंगा,
तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। पढ़ना है तो यहीं पे पढ़ो, मंजिल पानी है तो मंजिल के लिए अपन को अपनी रास्ते भी बदलने पड़ते हैं। अपने को ज्यादा पैसा खर्च नहीं करके अपना जेट में सिलेक्शन लेने के लिए आप हमसे जुड़े। हमारा नंबर दिया हुआ है मैंने आपको 9828351595। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और गाइस, जेट का अगर कोई सपना देख रहा है तो वो प्लीज हमसे एक बार कांटेक्ट जरूर करें। हम उसको फ्री सेवाएं देना चाहते हैं जिससे कि उसका सिलेक्शन हो और हमारा थोड़ा नाम भी हो। इस वजह से वो बंदा हमसे एक बार कांटेक्ट करे। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।